हेलो फ्रेंड्स, बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर एमएससी प्रवेश ज्योग्राफी एविएशन ज्योग्राफी का थॉट पेपर फर्स्ट है। और आज थॉट में अपन अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे अरस्तु राजनीतिक विज्ञान में अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इनका ज्योग्राफी में भी पर्याप्त योगदान रहा है। तो इसका अपन जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु का जो जीवन काल है वो 384 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व रहा है। और ये अरस्तु स्टेगेरिया का निवासी है और प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। कहाँ का रहने वाला था? स्टेगेरिया का निवासी था। इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो भी अपने तथ्य दिए प्रमाण के आधार पर दिए, इसलिए इनको वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अरस्तु दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान का विद्वान था, पर उन्हें गणितीय भूगोल, भौतिक, मानव भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इनका गणितीय भूगोल में जो योगदान है, तो अरस्तु ने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार बताया। अब पृथ्वी की आकृति को गोलाकार बताने के लिए भी इन्होंने प्रमाण दिए हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है वो गोलाकार रूप में पड़ती है। तो ये बात आज भी सही है, सत्य सिद्ध हुई है कि पृथ्वी की आकृति प्राय किस प्रकार की होती है? गोलाकार होती है। आकाश के अन्य ग्रह नक्षत्र भी गोल होने के कारण पृथ्वी की आकृति भी इन्होंने गोली मानी है। अब इन्होंने दूसरा आइडिया दिया है गणितीय भूगोल के अंदर कि जैसे जैसे पानी का जहाज दूर होता जाता है वैसे ही क्षैतिज बदलता जाता है। तो जैसे जैसे कोई भी वस्तु दूर जाती जाती है उसके आकार धीरे धीरे छोटे दिखाई देने लग जाता है और उसका क्षैतिज भी बदलता है। दूसरे इन्होंने ये बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर तारे भी क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। तो ये बात भी इनकी लॉजिक है कि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें स्थल क्या दिखता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जल क्या दिखता है। तो उत्तरी गोलार्ध में बादलों की कमी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जलीय भाग अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण, वहाँ बादलों की स्थिति अधिक होने के कारण वहाँ तारे क्या दिखाई देते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। तो ये दूसरा जो आइडिया है वो भी लॉजिक था उनका। तीसरा इन्होंने जो विचार दिया है कि पृथ्वी पर विभिन्न भार वाले पदार्थ, यहाँ पर विभिन्न गति लिख रखी है, लेकिन समान गति से पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरते हैं। तो ये उस समय भी उन्होंने इसको खोज कर ली थी कि निर्वात की जो स्थिति होती है जिसमें वायु नहीं होती है, उसमें विभिन्न भार वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे एक तो अपन लोहे की वस्तु और एक पंख लें, तो उनको यदि अपन समान रूप से ऊपर से छोड़ते हैं तो वो समान गति से पृथ्वी के धरातल पर होते हैं। लेकिन यदि वायु मंडल की यदि अपन बात करते हैं तो जिस वस्तु के अंदर भार अधिक होगा वह पहले आती है। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने उस समय 384 ईस्वी पूर्व के आसपास इस प्रकार की बात उन्होंने साइंटिफिक तरीके से बताई। तो उन्होंने ये जो बात बताई है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर संकेत किया है, लेकिन उन्होंने उस समय किसी भी सिद्धांत का विवेचन नहीं किया था, किसी भी सिद्धांत का विवेचन नहीं किया था। तो लेकिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर उस समय भी संकेत करने का प्रयास किया था। तो ये गणितीय भूगोल में योगदान है। दूसरा इनका जो योगदान माना जाता है वो है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मीटियोरोलॉजी। कौन सा ग्रंथ है? मीटियोरोलॉजी। अब इस मीटियोरोलॉजी के अंदर उन्होंने जलवायु, जलगति संबंधी अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया है। तो उन्होंने ऋतु परिवर्तन का उल्लेख किया था। ऋतु, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, और ये ऋतु परिवर्तन उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की गति में के कारण इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी में दैनिक गति, जो वार्षिक गति जो होती है, उनके कारण ये ऋतु परिवर्तन पाए जाते हैं। दूसरा उन्होंने वायु गतिकी, अब ये हेरोडोटस ने भी कहा था और इन्होंने भी अपने प्रमाणिक आधार पर बात की है कि तापमान
वायु का वेग में संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि तापमान का संबंध वायुदाब से होता है और वायुदाब के कारण वायु की गति निर्धारित होती है। तो दो स्थानों के बीच जब वायुदाब में बहुत अधिक अंतर होता है तो वायु की गति अधिक होती है। अब जब अंतर कम होता है वायुदाब में तो वायु की गति क्या होती है, कम होती है। तो उस समय उन्होंने वर्षा ओला की भी स्थिति का वर्णन बताया है कि किस प्रकार से वर्षा होती है, किस प्रकार से ओले गिरते हैं। तो जलवायु विज्ञान संबंधी अपने अध्ययन को उन्होंने लिपिबद्ध किया था। जलवायु संबंधी विज्ञान को उन्होंने क्या किया था, लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। दूसरा इन्होंने कंट्रीब्यूशन ये बताया कि अक्षांशों के साथ जलवायु में किस तरह परिवर्तन होते हैं, इनका विवरण दिया। तो ये बात सत्य है कि आप जैसे जैसे विषुवत से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हैं तो तापमान में क्रमशः कमी आती है, तो उसके साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जलवायु तापमान को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि जलवायु कटिबंधों के बारे में बताया, और जलवायु कटिबंध के आधार पर अरस्तु ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, और इन दोनों के बीच इन्होंने शीतोष्ण कटिबंध माना है। कौन सा माना है, शीतोष्ण। तो उष्ण कटिबंध ध्रुवीय कटिबंध के बीच शीतोष्ण कटिबंध जो मानव के निवास योग्य होता है, मानव की क्या होता है, निवास योग्य होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि यदि आज भी अपन देखें तो विश्व की जो जनसंख्या के जो महान जन समूह जो पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही पाए जाते हैं। अरस्तु ने भूकंप ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा स्थल रूपों में परिवर्तन, अब अरस्तु ने ये कहा कि भूकंप ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा स्थल रूप में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने अरस्तु ने कहा था कि जो भूकंप है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गैसीय दबाव होता है और उसमें हलचल जो होती है उसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बताया कि जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर, अपने विचार अरस्तु के अनुसार, जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर दरारें पड़ जाती है, उन दरारों में पृथ्वी की जो सतह का जो भाग है कमज़ोर पड़ जाता है, और उस कमज़ोर भाग को गैसीय जो दबाव होता है वो तोड़ करके बाहर निकलने, जिससे लावा निकलता है, तो उसके कारण स्थल रूप में क्या होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन्होंने नदियों समुद्र की जल की गतिशीलता का भी अध्ययन किया है, नदियों के वेग का भी इन्होंने अध्ययन किया है। कहा है कि नदियाँ ऊपरी क्षेत्र से नीचे ढलान के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये ऊपरी भागों के अंदर तो मिट्टी का क्या करती हैं, अपरदित करती हैं, और नीचे के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिट्टी का क्या करते हैं, निक्षेप करते हैं। उन्होंने उस समय डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था, क्योंकि डेल्टाई जो भाग होते हैं वहाँ पर नदियाँ अपने निक्षेप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तटों के मग्नीकरण, क्योंकि यूनान की जो स्थिति थी, भौगोलिक जो स्थिति थी, उस तो तटीय भाग जो कटे फटे थे उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो अरस्तु ने उस समय 3 पर्वत श्रृंखलाओं का भी वर्णन किया था। कितनी पर्वत श्रृंखलाओं का, 3 पर्वत श्रृंखलाओं का भी वर्णन किया था। दक्षिण पूर्व दिशा में इसने पार्नेसस पर्वत श्रेणी बताई है, उत्तर पूर्व में काकेसस पर्वत श्रेणी का वर्णन किया है, पश्चिम में पीरेनीज श्रेणी का इन्होंने उल्लेख किया है। तो अरस्तु ने उस समय भी 3 पर्वत श्रृंखलाओं का क्या किया था, वर्णन करने का प्रयास किया था। अब अरस्तु का जो विचार है वही भौतिक भूगोल से संबंधित, कि वायु समुद्र की सतह पर दबाव डालती है, और ये निश्चित है कि वायु का जो दबाव होता है समुद्र की सतह पर पड़ता है, तो जिस भाग पर दबाव अधिक होता है वो भाग तो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और जहाँ पर दाब कम पड़ता है वो भाग क्या रहता है, ऊंचा होता है, जिसके कारण सागरीय जल में लहरें उत्पन्न होती हैं। तो ये विचार भी उस समय 384 ईस्वी पूर्व के आसपास सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। तो सागरीय भागों के अंदर जो लहरें, तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, उसका कारण उन्होंने वायुदाब की भिन्नता के कारण बताया था।
नेक्स्ट इनका जो विचार है, वर्ष के विभिन्न भागों में बहने वाली वायु की दिशा का भी विवरण दिया। तो अरस्तु ने उस समय 8 दिशाएं का उल्लेख किया है, 8 दिशाओं में 8 पवनों का उल्लेख किया है, और ये पवने जिस महीने में प्रवाहित होती हैं उनका भी उल्लेख किया है। ये पवने वहाँ के स्थानीय भाग की जो जलवायु होती है उसको भी क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं। तो उस समय बहने वाली वायु की दिशा का भी इन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। अरस्तु ने विभिन्न जलवायु कटिबंधों में रहने वाली मानव जातियों में विभिन्नताओं का वर्णन किया। तो जो कटिबंध थे, उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, और इनमें जो मानव जातियाँ जो रहती हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि मानव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित करता है, और उस समायोजन के कारण जैसे जैसे प्राकृतिक विविधता पाई जाती है, उसी के कारण मानव जातियों में भी क्या पाई जाती हैं, विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनके कारण मानव के रहन सहन, खान पीन इत्यादि में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उस समय अरस्तु ने भी इस बात का क्या किया था, उल्लेख किया था अपने ग्रंथ में। उष्ण कटिबंध के दक्षिणी भाग, अब इसका जो उष्ण कटिबंधीय जो भाग है उसका जो दक्षिणी भाग है विषुवतरेखीय प्रदेश को अत्यधिक गर्म एवं आर्द्र बताया। जो सत्य है कि यहाँ की जो जलवायु होती है, विषुवतरेखीय जो जलवायु होती है उष्ण आर्द्र जलवायु होती है, तापमान भी अधिक होते हैं और आर्द्रता भी अधिक होती है, और ये जो जलवायु होती है वो मानव के आवास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का अधिकांश जो धरातल होता है तो कटा फटा होता है वर्षा के कारण, और यहाँ पर दलदली भाग होते हैं, यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ की जलवायु के अंदर कीड़े मकोड़े अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र की जलवायु मानव के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसी प्रकार से ध्रुवीय कटिबंध जो होते हैं, ध्रुवीय जो जलवायु होती है वहाँ की जलवायु ठंडी और शुष्क होने के कारण मानव के निवास के योग्य होता है। तो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ भी तापमान माइनस में होता है, और जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर -60 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है, और शुष्क होने के कारण वो क्षेत्र भी मानव के आवास के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है वो मानव के आवास के लिए इन्होंने उपयुक्त बताया। इसी प्रकार इन्होंने पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित काल्म्स हाप हरकुलिस से भारतवर्ष तक के प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध में स्थित मानकर जीवन के अनुकूल और निवास के योग्य बताया। क्या बताया है? भारत शीतोष्ण कटिबंध से रह कर के अनुकूल योग्य बताया। अरस्तु ने राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल की आधारशिला भी रखने का प्रयास किया है। तो अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का तो वेत्ता था ही, इसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल की आधारशिला भी रखने का प्रयास किया है। अरस्तु ने कहा है कि भूगोल का जो ज्ञान है वो इतिहास के बिना अधूरा है, और इतिहास का जो ज्ञान है वो भूगोल के बिना अधूरा माना जाता है। तो इन इतिहास और भूगोल को इन्होंने एक दूसरे का पूरक बताने का प्रयास किया है। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न आगमनात्मक पद्धति का समर्थन किया है। तो प्लेटो तो निगमनात्मक पद्धति का समर्थन करते हैं, और अरस्तु कौन सी विधि का करते हैं? आगमनात्मक विधि। तो ये तथ्य जो होते हैं उनके दर्शन के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिपादन। सिद्धांत का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं तथ्यों के दर्शन के आधार पर। ये पहले तथ्यों को देखते हैं, फिर उसके बाद में सिद्धांत तथ्यों को एकत्रित करते हैं, फिर सिद्धांत का प्रतिरूपण करते हैं। अब इसी भांति प्लेटो की भांति अरस्तु का विश्वास था कि संसार एक स्वउद्देश्य ईश्वरीय रचना है। संसार क्या है? एक स्वउद्देश्य ईश्वरीय रचना है। प्लेटो की तरह अरस्तु ने माना है कि जो ये संसार जो बना हुआ है एक ईश्वरीय देन है, और वो ईश्वर ही अपना एक नियोजन बनाता है, और उसके कारण इस पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
तो इस प्रकार अरस्तु स्वोद्देश्यवादी विचारधारा के क्या रहे हैं, पोषक रहे हैं। इसके अलावा जो अरस्तु है, ये अरस्तु निश्चयवादी विचारधारा के भी प्रतिपादक माने, निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक मानते हैं। तो इन्होंने उस समय कहा था कि जो ठंडे क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, और उष्ण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो डरपोक होते हैं लेकिन चिंतनशील होते हैं। और शीत कटिबंध क्षेत्र के जो लोग होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो साहसी भी होते हैं और चिंतनशील भी होते हैं। तो उन्होंने मानव के ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों का भी क्या किया था, उल्लेख किया था। यदि इस चीज़ को माना जाए तो उस समय ब्रिटेन के लोगों ने पूरे विश्व के ऊपर शासन किया है, तो वो लोग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में ही निवास करते हैं। तो इस आधार पर अरस्तु ने अपने भूगोल के अंदर बहुत अधिक योगदान देने का प्रयास किया है। और इसके बाद में इसी कड़ी से जुड़ते हुए अपन थियोफ्रेटस, एक यूनानी भूगोलवेत्ता ही है, इनका भी संक्षिप्त में योगदान अपन पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 370 ईस्वी पूर्व यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। थियोफ्रेस्टस अरस्तु की शिष्य थी। किसके शिष्य हैं? अरस्तु के शिष्य हैं। इन्होंने भूतल पर वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक वर्णन किया है। अब भूतल पर जो वनस्पति पाई जाती है उनका जो वितरण पाया जाता है, उस वितरण पर इन्होंने कहा है कि जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। जहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। उत्तरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जलवायु के आधार पर वनस्पति के वितरण का भी उल्लेख किया है। ऊंचाई के आधार पर भी वनस्पति में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने वनस्पति जलवायु के अंतर संबंधों का भी परीक्षण किया है। जलवायु और वनस्पति के अंतर संबंधों का भी क्या किया है, परीक्षण किया है। अब इन्होंने कहा है कि जो जलवायु है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो ये तो अपन भी मान सकते हैं कि जहाँ पर तापमान अधिक है और वर्षा कम होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति विकसित होती है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है वहाँ पर सदाबहार वनस्पति विकसित होती है। तो जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है वहाँ पर पतझड़ वन विकसित होते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से पूर्व अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु प्राकृतिक वनस्पति में संबंध पाए जाते हैं। लेकिन पलटवार इन्होंने ये भी बताया कि प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति अधिक होती है वहाँ पर जैसे ही सूर्य की किरणें प्राकृतिक वनस्पति पर गिरती है, तो प्राकृतिक वनस्पति पर गिरती हैं तो तापमान, वहाँ पर वाष्पीकरण होता है पत्तियों से, और उसमें तापमान क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो वहाँ पर तापमान कम हो जाने से वहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी जलवायु हो जाती है। तो इस कारण प्राकृतिक वनस्पति भी वहाँ की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मिट्टी को प्रभावित करती है। अब जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति अधिक होती है वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है। दूसरा पलटवार अपन कह सकते हैं कि मिट्टी भी वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से वनस्पति जलवायु के अंतर संबंधों का भी इन्होंने क्या किया है, परीक्षण किया है। तो इस प्रकार मेसिडोनिया के मैदान, उसके समीपवर्ती पर्वतीय भाग और कीट द्वीपों का वनस्पति का तुलनात्मक वर्णन किया है। तो इस प्रकार हिप्पोक्रेटस का जो मुख्य कार्य है वो वनस्पति भूगोल से संबंधित रहा है। किससे रहा है, वनस्पति पादप भूगोल से संबंध पाया जाता है। तो ये अपन अरिस्टोटल और थियोक्रेटस के बारे में पढ़े। थैंक यू वेरी मच।